यस सर। हाँ भाई, होस्ट बना दो भाई। कौन होस्ट कर रहा है? कहाँ तक हो गया था अपना? तो देखो, लास्ट टाइम हमने क्या था कि स्लैब की वजह से थोड़ा सा शिफ्टिंग विफ्टिंग आता है, राइट। आज हम अपने पुराने वाले उस पे आ जाते हैं टॉपिक पे कि ऑब्जेक्ट इमेज, जो कि हमने पूरा मिरर में किया था, राइट। तो वहां से एक हमारे पास में चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एपरेंट हाइट और डेप्थ। क्या मतलब होता है एपरेंट का? मतलब क्या होता है? तो ऐसा ऐसा हम लोग को लगेगा कि उतना हाइट है उसका, बट एक्चुअल जो हमको लग रहा है, एक तो होता है हमारा एक्चुअल, जहाँ पे चीज एक्चुअल में होती है, एक हमको जो फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है। तो जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये सपोज हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट का? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास में ऑप्टिकल कोई वो है, अपना इंस्ट्रूमेंट है, एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, स्लैब भी हो सकता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट। वैसे ही अगर मैं इमेज की बात करूंगा तो इमेज क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ सर। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या बन गया था? ऑप्टिकल फिनोमेना होने के बाद में लाइट कहाँ पे मीट कर रही है या फिर कहाँ पर मीट करता हुआ हमको लग रहा है, वो हमारे पास में ये। तो इसके तुमने काफी एग्जांपल स्कूल में देखे होंगे कि पानी के अंदर पेंसिल को डालते हैं तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, अगर किसी ग्लास के अंदर कॉइन रखा हुआ है तो वो हमको उठा हुआ दिखता है, राइट। देखे होंगे ना ये चीजें। तो उसको आज हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं कि उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो सपोज ये हमारे पास में एक ये बना हुआ बेस, बेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा मीडियम जो है, वो मीडियम सपोज यहां तक है। इस मीडियम का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज μ2। और ये तो तुमको दी हुई है ना डेप्थ, ये सपोज है d। और इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमारा ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है। ऑब्जर्वर का जो मीडियम है दैट इज μ1। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों का मीडियम कैसा अलग अलग? अगर दोनों का मीडियम सेम हो तो क्या होगा? तो फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक दिखा है और ये पूरा सेम मीडियम है, तो हमको पता है कि जब तक होमोजीनियस मीडियम होता है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ पे आएगी, तो इसका एक्चुअल जो अपना डिस्टेंस भी d है और जो हमको लगेगा वो भी d है। तो हम क्या बोलेंगे? d इक्वल टू d डैश। तो व्हेन मीडियम इज सेम देयर इज नो इशू, जो तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस है वही तुम्हारा एपरेंट है। और ये सब कुछ प्रॉब्लम कब आएगी? जब तुम्हारे पास में कोई ऑप्टिकल फिनोमेना हो रहा है, जो कि यहाँ होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट का पाथ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होएगा। तो ये ऑब्जेक्ट, अब मुझे इससे जो लाइट निकल रही है उसको ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचाना है, तो एटलीस्ट आई नीड 2 लाइट रेज। तो सबसे पहली जो लाइट रे है वो तो सबसे अच्छे वाले बना देते हैं, एकदम नॉर्मल, राइट। ये जो लाइट होती है इसका तो होता ही नहीं है ना। जिस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, तो वो लाइट रे है वो तो स्ट्रेट चली जाएगी, तो स्ट्रेट चली गई। अब आगे आते हैं, सपोज यहां से एक और लाइट रे गया, तो ये तो हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जर्वर। अब देखो, अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल आई तो यहाँ का एंगल भी आई।
अब ये लाइट बाहर जाएगी, सपोज पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाहर का जो मीडियम है वो है ना रेयर है, तो क्या होगा लाइट का, कहाँ जाएगी, फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो लाइट है ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, तो ये तो मेरे पास में हो गया R1, ये मेरे पास में हो गया R2, मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट रे 1, रिफ्रैक्टेड लाइट रे 2। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा बाहर की तरफ, नहीं होगा, नहीं होगा सर। डाइवर्जिंग है। तो बाहर जो मेरा ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इन दोनों लाइट को पीछे की तरफ मिलाएगा, ये ला, ये ला, उसने इन दोनों को यहाँ पे मिलाया, तो उसे लगा कि यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या बन गया, इमेज। इस इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं, कैसा होगा, रियल वर्चुअल, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, ओके। ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये एंगल R, तो ये एंगल भी R, ठीक है। तो ये तो मेरी है एक्चुअल पोजीशन, मतलब जहां सर अगर पर हम कुछ एडजस्टमेंट एंगल्स का करके R2 को ऑब्जर्वर तक पहुंचा दिया तो R2 ऑब्जर्वर पे कैसे जाएगा, उसके लिए एंगल तुम्हारा कैसा होना पड़ेगा, सर बहुत छोटा होना पड़ेगा। यस वही तो ना, अभी हम वहां पे आएंगे अप्रोक्सीमेशन पे भी। ये हमारी एक्चुअल पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रखा हुआ है। ये तो इमेज वाली पोजीशन है, ये क्या है, एपरेंट पोजीशन। मतलब हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, वो अपना इमेज बन गया। अब पूरी चीज को फॉर्मुलेट करना है, तो पहले तो ये जो मेरा पॉइंट है जहां पे मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे लगाते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी, μ1 sin R इक्वल टू μ2 sin I, राइट, स्नेल्स लॉ। हाँ भाई, हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना, ओके। अब जो अप्रोक्सीमेशन हमने उसमें किए थे, मिरर में किए थे फॉर पैराक्सियल रेस, क्या मतलब होता है पैराक्सियल रेस का, सर बहुत छोटा एंगल पे आते थे उसके लाइट। वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि लाइट वही, जब भी तुम कॉइन को देखते हो, अगर तुम बहुत दूर जाके देखोगे तो कॉइन का एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखता है, तुम एकदम पानी के ऊपर से देखते हो। हाँ हाँ सर, वो केस में भी हम लोग को डायरेक्ट वही दिखेगा ना जो एक्चुअल। यस, तो अगर मैं एकदम ऊपर से देखता हूँ हल्का सा, तो मुझे थोड़ा सा चेंज दिखता है। तो अगर फॉर पैराक्सियल रेज में बोलूंगा कि I इज वेरी लेस, तो I अगर बहुत छोटा है तो मैं लिख सकता हूं ना कि साइन I अप्रोक्सीमेटली 10I। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। अब हम क्या करते हैं, अब ट्राइंगल लेते हैं, ये मैंने ले लिया ABC, इसके अंदर क्या बन जाएगा ABC ट्राइंगल में, सपोज ये जो हाइट है इसको मैंने बोल दिया D डैश, और ये जो विड्थ है इसको मैंने बोल दिया X। बताओ व्हाट इज tan R, दैट इज अप्रोक्सीमेटली R, क्या बन जाएगा x by d dash। x by d डैश। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में लूं, ट्राइंगल AOB, इसके अंदर 10I, दैट इज अप्रोक्सीमेटली I, वो क्या बन जाएगा x अपॉन d। अब उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा μ1 साइन R को मैं ले सकता हूँ R, तो x अपॉन d डैश शुड बी इक्वल टू μ2 x अपॉन d। हमको क्या फाइंड करना था, मतलब एपरेंट, कि मतलब हमको क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमें फाइंड करना है d डैश, तो क्या बन जाएगा d डैश d, ठीक है, और d आ जाएगा ना, तो d μ1 बाय μ2। तो ये बन जाएगा d2 μ1 हो जाएगा, d μ1 बाय μ2। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ऐसे लिख देते हैं d अपॉन μ2 बाय μ1। इसको μ2 बाय μ1 जो लिखने का एक रीजन है, तुमको याद हो कि एक चीज हमने की थी डिफाइन, म्यू अपना रिलेटिव, क्या होता है रिलेटिव, किसी भी मीडियम का म्यू अपॉन जिस रेफरेंस फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर बैठा है। हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे कहाँ बैठा है, μ1 में, तो
म्यू जो है ना रिलेटिव है, वो क्या बन जाएगा, μ2 अपॉन μ1, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपॉन जिस मीडियम में हमारा ऑब्जर्वर बैठा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है कि d डैश इक्वल टू d अपॉन म्यू रिलेटिव। दिस इज एपरेंट डेप्थ। अगर म्यू है रिलेटिव की वैल्यू हो गई 1, सपोज तुम्हारे पास में पूरा होमोजेनियस मीडियम है, तो जो एपरेंट डेप्थ है और जो एक्चुअल डेप्थ है वो हमारी क्या बन जाएंगी, सेम, क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर म्यू रिलेटिव की वैल्यू छोटी है, अगर मैं बोलूं कि म्यू जो अपना रिलेटिव है दैट इज अब ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, है ना भाई। अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि हमारा जो मीडियम है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसका म्यू कम है, उसका म्यू कम है, तो हमको ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट विल सीम टू बी क्लोजर, हमको पास में दिखेगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, म्यू जो अपना रिलेटिव है दैट इज लेस देन 1, मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। अगर मेरा ऑब्जर्वर, तुम अगर पानी के अंदर हो, इफ यू आर स्विमिंग, और अगर तुम किसी बाहर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, तुम अगर पानी के अंदर हो और तुम किसी बाहर वाले को देख रहे हो, तो वो तुमको दूर दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट विल सीम टू बी फार। समझ में आया? Yes. ठीक है। अब इसके अंदर मतलब एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है इसका भी नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। देखो एक हमने क्या किया था, लेटरल शिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लाइट है और ये यहाँ पे आ गई, एक्स एक्सिस पे जो मूवमेंट होगा वो होगा ना, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसका मतलब होता है अलोंग द नॉर्मल। क्यों, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, हमारी इमेज कहाँ बन गई, अलोंग द नॉर्मल, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, डेल्टा डी। तो क्या आएगा अपना डेल्टा डी, डी माइनस अपना डी डैश, तो क्या बन जाएगा, डी माइनस डी अपॉन म्यू अपना रिलेटिव, तो डी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। सर ओरिएंटेशन चेंज कीजिए ना, बहुत छोटा दिख रहा है। अरे वो एक पेज में आ नहीं रहा था इसलिए। हाँ ये देखो, तो ये है नॉर्मल शिफ्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट को तुमने कितना ऊपर कर दिया, और इसका बहुत यूज है। अभी हम इसके अपने एग्जांपल करेंगे और फिर देखेंगे कि ऐसा क्यों। सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। हो गया सर 1 मिनट। अरे हो गया ऊपर। Yes. हो गया सर। अब देखो इसके अंदर अच्छी चीज क्या है तुमको दिखाते हैं। इसमें होता क्या है, मतलब
जैसे कि अभी तुमने क्वेश्चन किया कि ये सपोज मेरे पास में एक एकन मीडियम है, ठीक है, ये सपोज हमने बोल दिया थिकनेस है टी, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है यहां पर, और अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, यहाँ का जो म्यू है वो सपोज मैंने बोल दिया 1 और यहाँ का मैंने म्यू बोल दिया म्यू, तो हमको ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस बोल दो कितना दिखेगा। अभी हमने वो क्या ना फॉर्मूला किया, सर वापस रिपीट कीजिए ना प्लीज। भाई जैसे कि ये मान लो एक स्लैब रखा हुआ है, एक स्लैब है जिसका थिकनेस है टी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये यहाँ मेरा ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है और बाहर का म्यू तुमको 1 दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इस अगर मैं इस स्लैब को हटा दूं तो उसका डिस्टेंस उसको कितना दिखेगा। सपोज यहां से यहाँ का डिस्टेंस है डी, अगर मैंने स्लैब टी को प्लस डी, सर टी प्लस डी। तो इफ नो स्लैब इज देयर, तो मैं बोलूंगा कि टोटल जो मेरा आएगा ना डी डैश वो बन जाएगा डी प्लस टी। अगर स्लैब है ही नहीं तो भाई एक तो स्लैब वाला डिस्टेंस हो गया, एक उसका स्लैब से डिस्टेंस हो गया। अब मैंने स्लैब को डाल दिया, अब क्या होगा, अब उसको ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा पास में दिखेगा, राइट, कितना पास में दिखेगा, ये उसको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, और ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है टी बाई म्यू, राइट। हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से सर यहाँ टी का बाई डिस्टेंस, म्यू आपको कैसे? अरे मैं अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है डी, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको हाइट कितना दिखता है अपरेंट, ये वाला, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना आया था। हाँ सर, डी माइनस डी बाई यू। नहीं नहीं नहीं, डी माइनस डी बाई म्यू तो ये है, शिफ्ट है वो तो, ये है ना अपना, और डी डैश तो ऊपर से, अरे इसमें देखो डायग्राम में, डिस्टेंस हम लोग d plus t by mu relative में ले सकते हैं। हाँ सर नीचे जो आपने डायग्राम बनाया था उसका टोटल डिस्टेंस हम d plus t by mu relative नहीं ले सकते। यस यस, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ नो स्लैब इज देयर, स्लैब नहीं है, नहीं सर, अगर स्लैब है तो d plus t by mu relative। यस, तो अब जब मैंने स्लैब, अब ये स्लैब है तो अब जो इसको एक्चुअल डिस्टेंस फील होगा, he will feel the distance कितना d प्लस टी बाय म्यू, t by mu relative। t बाई म्यू। तो ये जो मेरा फैक्टर आया ना, ये जो है t बाई म्यू, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ मीडियम, ठीक है, ये ऑफ द रिकॉर्ड एक टर्म है जो कि किसी बुक के अंदर नहीं होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ मीडियम। अगर किसी मीडियम को किसी और मीडियम में मुझे कन्वर्ट करना है, और कौन से मीडियम में कन्वर्ट करूंगा, जहां मेरा ऑब्जर्वर बैठा होगा, ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास में एक स्लैब है, इसका अपना ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका थिकनेस है टी, अगर मेरा ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, म्यू इक्वल टू 1 में, सो दिस इज एज गुड एज, ये मेरा ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है और तुम्हारा जो ये जो थिकनेस है दिस इज, अब मैंने इसको कर दिया म्यू इक्वल टू 1, लेकिन अब ये जो अपना इक्विवेलेंट जो थिकनेस आएगी वो क्या बन जाएगी टी बाई म्यू, क्योंकि अब उसके लिए जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है ना, ये देखो। सर मतलब हमने स्लैब को भी का न्यू भी 1 कर दिया। यस, अगर मुझे तभी तो मैंने लिखा ना कन्वर्जन ऑफ मीडियम, मतलब कि मैं मीडियम को कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं मीडियम को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिस रेफरेंस फ्रेम में मेरा अपना ऑब्जर्वर बैठा है, तो हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है,
μ1 में तो मैंने क्या किया कि सब चीजों के अंदर वो लगा दिया रिलेटिव। तो इसका जो इफेक्टिव जो अपना थिकनेस आएगा वो क्या बन जाएगा, थिकनेस अपॉन उसका म्यू रिलेटिव। और क्या होता है म्यू रिलेटिव, म्यू अपॉन दैट ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू अपॉन रेफरेंस फ्रेम। जैसे एक अपना एग्जांपल बताता हूं, सपोज यहाँ पे तुम्हारा प्लेन मिरर रखा हुआ है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो 10 सेंटीमीटर पीछे। तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला ऑब्जेक्ट 1, ये मैंने बोला ऑब्जेक्ट 2। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक मैंने स्लैब डाल दिया यहाँ पे। स्लैब का थिकनेस तुमको दे दिया है 3 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू दे दी 1.5। अब बताओ इमेज कहां बनेगा? क्या इमेज उधर ही बनेगा? 8 सेंटीमीटर का बनेगा। यस। अब देखो ये जो है 3 सेंटीमीटर है, मैं देखता हूं कि भाई जो हमारा ऑब्जर्वर कहां पे है, मिरर कहां पे रखा हुआ है, हमारा एयर में रखा हुआ है ना। तो सब कुछ मैं लेके कन्वर्ट करता हूं एयर में। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या बन जाएगा, इसका 3 अपॉन म्यू अपना रिलेटिव। तो क्या आएगा 3 अपॉन 1.5, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो इसका इक्विवेलेंट जो वो जो आएगा ना डायग्राम बनेगा, वो ये बन जाएगा कि यहाँ पे हमारा मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर बनेगा। अरे बेटा एक बेटा नहीं मतलब अभी किसी ने बोला ना कि 8 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, तो 9 पे हाँ 8 नहीं बनेगा भाई। तुम्हारा जो 3 सेंटीमीटर था वो कितना बन गया, 2 सेंटीमीटर बन गया ना। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कम हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 9 सेंटीमीटर पे। कैसे, देखो इसमें से जो लाइट है वो ऐसे जाएगी, जो यहाँ वाली लाइट है वो तो ऐसे ही जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे बन जाएगा 9 पे। अब कैसे होगी, एक लाइट है जो यहां से जाएगी, फिर वो थोड़ा सा और नीचे आएगी और फिर वो ऐसे जाएगी। तो उसको बेसिकली लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया है। तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि लाइट यहां से आ रही है। तो वो क्या करेगा, इसको अपने रिफ्लेक्ट कर देगा और इमेज कहाँ बनेगी, वहां पे बन जाएगी। तो स्लैब ने बेसिकली क्या किया, डिस्टेंस कम कर दिया। सेम चीज हमारा वो कर रहा था, पानी कर रहा था। पानी ने क्या किया, एक स्लैब बना जिसने अगर हमारा ऑब्जर्वर बाहर बैठा है तो उसके डिस्टेंस को कम कर दिया। बताओ भाई कुछ कंफ्यूजन? सर जो हम देखो एक बार तो बोल होगा रहे वो सॉर्ट ऑफ एक इफेक्टिव थिकनेस हो गया ना। हाँ इफेक्ट, अगर भाई इस ग्लास स्लैब को अगर मैं हवा में कन्वर्ट कर दूं तो इसका हाँ भाई, इक्विवेलेंट तो कितना बन कितना जाएगा, थिक हो जाएगा। हाँ इसका तो इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 2, मतलब कि 3 सेंटीमीटर ग्लास इज इक्विवेलेंट टू 2 सेंटीमीटर ऑफ एयर, बस। फॉर ऑप्टिकल थिंग्स, नॉट फॉर अदर थिंग्स, ओके। जो मेरे ऑप्टिकल फिनोमेना है उसके लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। जैसे चलो और करते हैं, अभी तुमको आएगा समझ में। सपोज ये हमारे पास में एक वो है स्विमिंग पूल है, यहाँ पे एक फिश है और यहाँ पे एक हमारे पास बर्ड है, ओके। बर्ड का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो सपोज तुमको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, और फिश का पानी के अंदर जो है वो तुमको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, या फिर अपना स्टैंडर्ड वाला ले लो 4/3, ठीक है।
बर्ड के पास भी आंखें हैं, फिश के पास भी आंखें हैं। अब मुझे कुछ चीजें फाइंड आउट कर बताओ। डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाय फिश कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड कितना होगा, चलो करो। एक बार हमने उसको ऑब्जर्वर बना दिया बर्ड को, एक बार फिश को, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। So D of B, F is bird as seen by fish, ना? यस, डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, सेकंड में है डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाय बर्ड। So 35 centimeter. हाँ 35. उसमें एक लिखो मिनट सर, नीचे नीचे वो 30 है कि 20 है? 30, ऊपर 20 सर नीचे एक 30, एक मिनट सर, कुछ दिखा रहा है। ऊपर ऊपर 20 नीचे 30। सर 45 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर, 45 सेंटीमीटर। कौन सा? सर पहला वाला। पहला वाला। तो देखो, पहले अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, तो हमारा ऑब्जर्वर कौन है? फिश। फिश। फिश, ठीक है, ऑब्जर्वर हमारा फिश है। तो उसके अपने डायग्राम बनाते हैं पहले। तो केस 1, ऑब्जर्वर इज फिश। तो हमारा जो जो है सिनारियो है वो कैसा है, यहाँ पे रखा हुआ है बर्ड, इसका कितना है म्यू? दूसरे वाले का 42.5। नहीं, पहले वाला ही गलत है। और यहाँ पे है मेरा फिश, इसका कितना है म्यू? पहला वाला 170/3 है। 4/3, राइट? हाँ भाई। अब देखो, ऑब्जर्वर मेरा फिश है, मतलब कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? पानी में है ना। तो देखो, जो चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसको कितना दिखेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला यहां से यहां तक का बताओ बस। 30। 30। भाई ये तो 30 ही उसको अपने दिखेगा ना, क्योंकि हम भी पानी में है और अपना डिस्टेंस भी पानी में है। लेकिन जो यहाँ वाला डिस्टेंस है वो उसको कितना दिखेगा, इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 20 अपॉन क्या आना चाहिए, म्यू एन रिलेटिव आना चाहिए ना। अब यहाँ पे निकालते हैं म्यू एन रिलेटिव। क्या होता है म्यू रिलेटिव? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपॉन अपॉन जहां पे तुम्हारा ऑब्जर्वर बैठा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 1 पे। हमारा जो जो रेफरेंस फ्रेम है वो कहां बैठा है? 4/3। तो कितना आएगा? क्या आएगा? 3/4। तो उसके अंदर क्या बन जाएगा? आप ये क्या बन जाएगा? इसको तो अपना इन्वर्स करके करना है ना। तो ये बन जाएगा 80/3। तो इसको जो जो तुम्हारा जो आएगा ना, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो क्या बन जाएगा? 30 + 80/3। तो क्या आएगा? 90, 170/3 सेंटीमीटर। भाई यू आर इन द डेंसर मीडियम। देखो ना, मैंने तुमको लाइन भी दिखाई थी, कहां गया? इफ ऑब्जर्वर इन द डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट विल सीम टू बी फार। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो 50 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही आना चाहिए ना, कम कैसे आ सकता है? किस किस का आया, हैंड रेज करो। डायग्राम से समझ नहीं, नॉर्मल शिफ्ट। किसने लिखा है भैया? खारगर 004। खारगर 004।
माइक ऑन करो एक बार। खारगर 004। हेलो सर। हाँ क्या हुआ? नहीं सर, समझ आ गया वो। क्या अभी आ लिखा। गया? हाँ अच्छा, सर। अब देखो जो सेकंड वाला है केस 2, केस 2 के अंदर हमारा ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर इज बर्ड, जो कहां पे है? 1 में। तो अगर मैं उसके लिए लिखूंगा कि म्यू अपना रिलेटिव, तो क्या आएगा? पानी का म्यू कितना है? 4/3 और उसका 4/3 कितना है? 1। तो उसके लिए जो बनेगा ना म्यू रिलेटिव, वो कितना बन जाएगा? 4/3। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा बर्ड है, यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना था? कितना 20। था? 20। 20। तो ये जो 20, तो उसको अब 20 दिखेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ वाले के अंदर दिक्कत है, यहाँ पे मेरा फिश है, यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना है? 30। अब ये 30 उसको कितना दिखेगा? ये उसको 30 दिखेगा, 30 अपॉन म्यू अपना रिलेटिव। तो क्या बन जाएगा? 30 अपॉन 4/3, तो 90/4। तो क्या बन जाएगा? डी, डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, तो 20 प्लस 90/4। तो क्या बन जाएगा? 170 हाँ 170/4. 170/4। 170/4। ये आंसर तुम्हारा ऑब्वियसली है, 50 से कम आना चाहिए। क्यों? यू आर इन द रेयर मीडियम, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, तो चीजें हमको उठी हुई दिखती है। ठीक है, चलो यस अभी सर। और देखते हैं इसी के अंदर सेम क्वेश्चन में। ये बर्ड, इसका यहां की तरफ ना वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। फिश, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। म्यू इक्वल टू 4/3, म्यू इक्वल टू 1। वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश और वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। चलो क्या होगा? सर वेलोसिटी का भी वैसे ही करना है. हाँ हाँ भाई, वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंशिएशन करते हैं पोजीशन का। तो पोजीशन जैसे का कि डेरिवेटिव। एक सेकेंड, अगर मैं कहां पे आऊं ऊपर वाले में, ये क्या है? डी डैश क्या है? डी डैश इज पोजीशन ऑफ करंट इमेज। अपेरेंट पोजीशन। यस, और ये क्या है? उसका एक्चुअल पोजीशन। अगर मैं इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू रिलेटिव। इसको भी डिफरेंशिएट करना है। सर उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है, 17/3 और 17/3। हाँ 17/3 और 17/4। अच्छा, करो करो करो, बताओ अच्छे से बताओ आंसर पूरा प्रॉपर। देखो शॉर्टकट मत मारा करो, लिखा करो। केस 1, केस 1 के अंदर हमारा ऑब्जर्वर कौन है? फिश, फिश इज ऑब्जर्वर। फिश अगर मेरा ऑब्जर्वर है तो म्यू जो है ना रिलेटिव है, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/4/3, मतलब 3/4। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं वेलोसिटी। v image is equal to ये देखो, इसका जो एक्चुअल वेलोसिटी है यहाँ की तरफ कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ मेरे पास में फिश है, इसका ऊपर की तरफ कितना वेलोसिटी है? 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक्चुअल चीजें हैं, एक्चुअल। ठीक है, अब हमको किसके फ्रेम में देखना है? फिश, इसके फ्रेम में। तो अगर मैं इसके फ्रेम में देखूंगा, ये है फिश रेफरेंस फ्रेम। तो फिश के रेफरेंस फ्रेम में इसका तो ऊपर की तरफ कितना? 3 है। इसका हमारा कितना बन जाएगा? -2. 2/3/4। ठीक है, तो ये बन 2 अपॉन ये, तो ये कितना बन जाएगा? 8/3। अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाय फिश क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ
बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, ये यहाँ की तरफ आ रहा है, इसका वेलोसिटी 8/3, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 3, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगा? बोथ आर अप्रोचिंग 17/3 सब्ट्रैक्ट 3 प्लस ऐड हो जाएगा 8/3 फिर। 17/3 मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें स्टेशनरी नहीं है फिश, तुम्हारा आंसर ये है यहाँ पे, मतलब जो अपना 8/3 है ना उसके ऊपर खत्म नहीं हो जाएगा। 8/3 कब आता? व्हेन योर फिश इज स्टेशनरी। फिश अगर स्टेशनरी होता तो उसको वेलोसिटी कितना दिखता? 8/3, 8/3। बट नाउ फिश इज ऑल्सो मूविंग। ओके, अगले केस में क्या बन जाएगा कि केस 2 वो 17/4 होगा सर। व्हेन बर्ड इज ऑब्जर्वर। तो बर्ड अगर मेरा ऑब्जर्वर है तो इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, वो तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में फिश, इसका ऊपर की तरफ कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में एक्चुअल चीज है। अब इसके फ्रेम में देख रहा हूं तो ये तो कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, लेकिन ये तो मेरा 3 है, ये कितना बन जाएगा? 3/μ रिलेटिव। और इस केस के अंदर जो म्यू है ना रिलेटिव आएगा वो कितना बन जाएगा? 4/3। 4/3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 9/4। 4 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें है ना, ऑपोजिट में है दोनों, तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 + 9/4 17/4 मीटर पर सेकेंड। बताओ कुछ प्रॉब्लम? अगर हमारे पास मल्टीपल स्लैब हो तो, जैसे एक स्लैब यहां रखा हुआ है, μ1 इसका थिकनेस t1, फिर ये तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है d, वो खाली है, फिर दिया हुआ है μ2 t2, फिर ये भी खाली है μ3 t3। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। बताओ व्हाट विल बी द एपरेंट? तो पहले देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल कितना डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ। सर करंट के लिए तो हम d को नॉर्मली ऐड कर देंगे और फिर t1/μ1 Yes. + t2/μ2। तो देखो एक्चुअल तो कितना बन जाएगा? 3d प्लस T1 + T2 + t1 + t2 t1 प्लस t2 प्लस t3, बट जो हमको दिखेगा एपरेंट, अब हम यहाँ पे लगाते हैं कन्वर्जन ऑफ मीडियम। हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? म्यू इक्वल टू 1 में, ठीक है। या यहाँ भी हमारा म्यू इक्वल टू 1 है, यहाँ भी म्यू इक्वल टू 1 है, यहाँ भी म्यू इक्वल टू 1 है, उसमें हमारे पास कोई इशू ही नहीं है। लेकिन हमारा इशू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर इन तीनों को मैं एयर में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? इसका क्या बन जाएगा? T1/μ1, ये कितना बन जाएगा? T2/μ2, ये बन जाएगा T3/μ3। तो D जो हमारा एपरेंट है क्या बन जाएगा? 3D प्लस T1/μ1 प्लस T2/μ2 प्लस T3/μ3। तो हमको चीज इतनी पास में दिखेगी। फाइन? यस सर। यस ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस है ना। देखो कोई तुमसे कहते सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहां पे कि हाँ बताओ भाई ये यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, एक स्लैब दे दिया, नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आएंगे इसको कंबाइन करेंगे मिरर के साथ। जैसे तुमको दे दिया कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ, सपोज इसका फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है 42 सेंटीमीटर पे, और तुमको एक स्लैब दिया हुआ है, ग्लास स्लैब।
इसका तुमको म्यू दिया हुआ है 3/2। तो वो तुमसे बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, एक तो ये जो अब ग्लास स्लैब है इसका ना थिकनेस क्या होना चाहिए, और इस ग्लास स्लैब को मैं कहां रखूं सच दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट सेम पॉइंट। इसका थिकनेस कितना होना चाहिए और इसको कहां रखूं, मैं कौन से अपने पोजीशन पे रखूं कि मेरा इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे रहे। बताओ, चलो सोचो, दिमाग लगाओ। सर थिकनेस 3 सेंटीमीटर्स का होगा शायद। ओके, और कहां रखोगे? सर थिकनेस 6 सेंटीमीटर होएगा क्या? ओके, कहां रखोगे? सर ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर आगे। क्यों, तो जरूरी है? सर बट थिकनेस और जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं होंगे क्या? यस, बस इतना है कि उसके आगे होना चाहिए बस। भाई देखो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि तुम स्लैब को कहीं पे भी रखो, उसका काम है कि अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल वो इतना डिस्टेंस कम कर देता है ना, लोकेशन से इंडिपेंडेंट है वो। तो पहले देखो हमको, तो पहले तो सोचो कि ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पे ही है, कब बनता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जब। यस, तो हमको पूरे क्वेश्चन को रिवर्स में देखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कब होंगे, व्हेन जो तुम्हारा u है ना उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना। अब एक बार प्लस माइनस को छोड़ते हैं, वो अपने बाद में देख लेंगे फॉर्मूले में। तो u की वैल्यू 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 42 पे। इसको मुझे कहाँ पे दिखाना है, 40 पे दिखाना है, तो मतलब कि मुझे 2 सेंटीमीटर जो है ना डिस्टेंस कम करनी है, राइट? हाँ Yes. 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कम करनी है, मतलब जो मेरा जो आएगा ना शिफ्ट जो है वो कितना होना चाहिए? सर 4 होना चाहिए ना 4 क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में उतना कम करें तो फिर इमेज में भी उतना कम होगा ना। नहीं 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 भाई, ये जो मिरर है इसका काम क्या है? मिरर क्या करेगा? अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सपोज आई एम द मिरर, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे ऊपर जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ से आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से। नहीं, अरे ऑब्जेक्ट से तो आनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 40. सेंटर ऑफ कर्वेचर से आनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। अगर अगर मुझे ऐसा लगे कि सारी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हैं तो मैं उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डायरेक्शन में भेज दूंगा, जाएगी नहीं जाएगी वो उसका प्रॉब्लम है। अगर मैंने यहाँ पे हाथ लगा दिया बीच में तो जाएगी नहीं, ठीक है ना? तो वो आगे की प्रॉब्लम है, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है ना मिरर की। इसने बोला कि मैंने उस लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेज दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, ठीक है? तो अगर इसके ऊपर आने वाली लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आना है, मतलब कि लाइट को यहां से आना चाहिए। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का शिफ्ट जो है वो कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाओ शिफ्टिंग वाला, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू थिकनेस
1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव होता है। तो करो, तो क्या बन जाएगा भाई, हमको ये कितना 6 दिया हो हुआ है, जाएगा। तो 6 हमारे बन पास जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर, मतलब थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर तुम कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्लैब से जो आता है ना वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये लो, तो ये मैंने लगा दिया 6 सेंटीमीटर। अब मैं चेक करता हूं कि लाइट कैसे जाएगी और कैसे आएगी। ठीक है, लाइट तो एक्चुअल में यहां से निकलेगी ना, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमको इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट चाहिए, 2 लाइट चाहिए ना। तो पहली तो यहां से गई, ये हमारे पास है, वापस आ गई, राइट। अब मुझे एक और लाइट चाहिए, सेकेंड लाइट को मैं भेजूंगा तो उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सपोज वो लाइट यहां से गई, कि क्या ये लाइट स्ट्रेट में जा सकती है, नहीं ना, शिफ्ट होगा ना। हाँ सर। यस ओके, शिफ्ट कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ। नीचे। लाइट को यहां जाना चाहिए था, लेकिन लाइट नीचे जाएगी, फिर यहाँ पे लाइट ऊपर ऊपर जाएगी। जाएगी। ऊपर जाएगा। यस, तो ये लाइट गई, ये लाइट। अब उसको क्या लगना चाहिए, अगर मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज को एक ही पॉइंट पे बनाना है तो लाइट को अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा, जहां से तुम जा रहे हो वो वहीं से आना पड़ेगा। तो लाइट अपना पाथ रिट्रेस कब करती है, जब उसको ये लगना चाहिए कि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हो। तो ये लाइट यूं गई, अब ये यहां से आएगी। ये जो मिरर है ये क्या कर रहा है कि मैं तो लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेज रहा हूं भाई, लेकिन हमने बीच में स्लैब लगाया, तो लाइट यहाँ पे क्या हुआ, मुड़ जाएगी, यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ पे आ जाएगी वापस। ऑब्जेक्ट और इमेज हमारे उसी पॉइंट पे बन रहे हैं जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। स्लैब ने क्या किया, पाथ को थोड़ा सा डेविएट कर दिया है बस, ताकि इस बेवकूफ इंसान को ऐसा लगे कि जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो उन्होंने इसको कर दिया। हाँ सिर्फ 2 सेंटीमीटर कैसे आया, एक बार बता। देखो, ये जो तुम्हारा मिरर जो है इसका फोकल लेंथ कितना है, 20, राइट। तो अगर इसका फोकल लेंथ है ना 20 है, ये देखो, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं और यहां से यहां का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या होगा, ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं किसी भी पॉइंट से ये मिलाता हूं तो ये लाइन क्या बनती है, वापस रिफ्लेक्ट होता है। ये लाइन क्या है, दिस इज नॉर्मल। एक सेकंड, तो अगर कोई लाइट रे अलोंग द नॉर्मल जा रही है तो ये ऐसे गई, यहां पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा था, उसने क्या देखा, उसने देखा कि कहां से आ रही है लाइट, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ही इज वेरी हैप्पी, उसने क्या किया, इसी लाइट को यहां से वापस भेज दिया, राइट। तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां पे बन गई। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाया। हमने क्या किया, बीच में स्लैब डाल दिया एक, इसके पास जो लाइट आ रही है उसे लग रहा है यहां से आ रही है, लेकिन मैंने क्या किया, लाइट के पाथ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं लाइट को यहां से भेजूंगा, ठीक है, पहले लाइट को मैं यहां लेके आऊंगा, अरे थोड़ा ऊपर चला गया, पहले लाइट को मैं यहां लेके आऊंगा और फिर थोड़ा सा इसको ऐसे करा दूंगा और फिर यहां लेके जाऊंगा। तो बताओ, अब जो है मिरर के ऊपर जो बैठा है इंसान, मतलब जो है मिरर है, उसे क्या लग रहा है कि वो लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन वो लाइट में एक्चुअल में कहां से आ रही है, स्लैब की वजह से शिफ्ट हो गया। यस। तो हमने क्या किया, हमने मिरर को बेवकूफ बना दिया कि बीच में स्लैब लगा के हमने लाइट को 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दिया। और ये शिफ्ट किसके अलोंग हो रहा है, अलोंग द नॉर्मल। देखो ना, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और हमें पता है कि स्लैब की वजह से, ये स्लैब है, स्लैब का म्यू दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है टी,
स्लैब की वजह से जो नॉर्मल शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब, क्या होता है? डेल्टा डी, टी 1 - 1 अपॉन म्यू Relative. तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक ये लगाया जिसका म्यू था अपना 3/2। तो 6 सेंटीमीटर का एक स्लैब जिसका म्यू 3/2 है, वो ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने यही किया। Okay, sir. Thank you. इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं बन रहा है, हमने मिरर को ऐसा फील करवाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सही लाइट आ रही हो, तुम वही बनाओ, हम उसको और कहीं ले गए। फाइन। हाँ सर. हाँ भाई, और कोई प्रॉब्लम? लिखा किसी ने कुछ? राधिका, यस सर। गॉट इट? सर आ गया, हाँ सर आ गया था मेरा आंसर। ओके, चलो गुड। अब देखो इसके अंदर थोड़ी सी और चीजें। सपोज हम प्लेन मिरर पे आते हैं। प्लेन मिरर थोड़ा आसान है। अब तुम बोले थे ना सर, मिरर जब किया था तो हमारे पास इतने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि यार मिरर के अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब इतने क्वेश्चन बन नहीं पाते। ये वो वही तुमको ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर म्यू इक्वल टू 3/2। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, एक ऑब्जर्वर मेरा यहां बैठा है, एक ऑब्जर्वर मेरा यहां बैठा है इस कॉर्नर पे, लेकिन इसके अंदर, और एक ऑब्जर्वर मेरा यहां बैठा है। ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3, तीनों ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है। बताओ उनको क्या लगेगा? मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये यहां से निकालनी है वो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फॉर ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3। चलो करो, क्या आता है आंसर? लगाओ इसके अंदर भी कन्वर्जन ऑफ मीडियम। सर मुझे 20, 30, 20 आया। क्या आया? 1 और 3 के लिए 20 और 2 के लिए 30। 1 और 3 के लिए कितना आया? 20। 20, ओके, और उसके लिए 30। 30। यस। देखो सबसे पहले देखना है कि इमेज कहां बनेगा। हमारा मिरर कहां पे रखा हुआ है? एयर में है। तो हमने क्या किया, सारे के सारे मीडियम को कन्वर्ट कर दिया एयर में, ठीक है। तो लगाओ, तो ये हमारे पास में मिरर,
ये हमारे पास में क्या बन गया 6 सेंटीमीटर है ना ये तो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हवा में है। ये जो है इसको इफेक्टिवली अपने कितना लिख सकता हूं मैं, सपोज इसको ऑब्जर्वर बना दिया मैंने, तो ये बन जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा एयर में, 4 सेंटीमीटर। 4 बनेगा ना, T अपॉन म्यू, तो 6 अपॉन 3/2 4। तो ये जो मेरा 6 सेंटीमीटर था ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर। और ये कंप्लीट जो चीज है ये किसके अंदर बन गई है, एयर में, ये भी अपना एयर में रखा हुआ है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा भाई, यहाँ 30 सेंटीमीटर। वो भी किस में, एयर में, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस कितना आएगा भाई, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ वाला ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है मेरा, सर सेम ही रहेगा ना, एयर में है ना ये तो, हाँ तो ये तो कहेगा अपना 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम भी एयर में है तुम भी एयर में हो। तो यहाँ वाला ऑब्जर्वर है वो भी वही सर एक मिनट कहेगा। थोड़ा ऊपर वही से भी बोलेगा 20 दिखेगा। कि भाई हम भी एयर में है तुम भी एयर में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले को दिक्कत आएगी, सर उसके लिए मैं हम किसी इसको और मिरर मीडियम में में कर बैठा हूँ, देंगे। ठीक है। तो जो 4 ऑब्जर्वर 2 तुम बोलोगे 20 अपॉन म्यू रिलेटिव, क्या होता है म्यू रिलेटिव, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपॉन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे है तुम्हारा 3/2 पे, हाँ सर। तो क्या बन जाएगा सर पर उसको तुमने एयर में कन्वर्ट किया है ना। अरे लेकिन मेरा ऑब्जर्वर तो अंदर बैठा है ना भैया, वो तो हमने इमेज बनाने के लिए किया कि मिरर ने अपने इमेज कहाँ बना दी, हाँ हाँ सर समझ गया 20 सेंटीमीटर एयर में, लेकिन मेरा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है। अब ये मान लो कि ये हमारे पास बर्ड है और ये हमारे पास फिश है, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू अपना रिलेटिव, तो क्या बन जाएगा 60/2 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। एक सेकंड 15 कैसे आ गया, 30 आएगा ना, हाँ 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे हमारे पास में क्वेश्चन आते जाते हैं। ये सब चीजें, ठीक है, इसके अंदर सब वो सारे फॉर्मूले कब वैलिड हैं, ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। अगर पैराक्सियल रेज नहीं है तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ था, तुमको याद हो तो। सर एक क्या है डाउट ना? है मेरे को। हाँ बोलो। सर अभी जो सब्सटेंस की ठीक है, जो हमने जो पहला सम किया था उसमें जो हम लोग को आया था शिफ्ट, फिर उसमें हमने v उसका आधा v में सब्ट्रैक्ट किया था और आधा u में सब्ट्रैक्ट किया था। और सर अभी जो हम उसमें पूरा ही एक सेकंड क्या किया था? तो जो हमने पहला सम किया था आज का, रुको, कौन सा है पहला सम, ये वाला? सर जिसमें वो -9 और 9 वाला, माइनस, सर कन्वर्जन ऑफ मीडियम में जो पहला सम किया था। हाँ एक सेकंड कन्वर्जन पे आता हूँ, कहाँ गया कन्वर्जन, हाँ ये वाला हाँ, सर ये वाला। हाँ हाँ। सर, तो इसमें हम लोग को ये आया था ना कि इफेक्टिव 2 सेंटीमीटर होगा। ये वाला, हाँ इसका इफेक्टिव, हाँ सर 2 यस सेंटीमीटर होगा। यस। हाँ तो सर हमने इसको 10 से नहीं सब्ट्रैक्ट किया था, 2 हम लोग ने मतलब नहीं 20 से 2 सब्ट्रैक्ट करके उसको डिवाइड कर दिया था ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट जो है डिस्टेंस वो कितना है 10 है। तो अगर तुम इसको सेपरेट करके लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिख दो कि भाई ये प्लस ये, इसको मैंने x बोला, दिस इज 7 माइनस x एंड दिस इज 3। अब हो गया ना 10। अब वो जो मेरा है 3 वो अपना इफेक्टिवली कितना बन गया 2, तो वो 2 बन गया। हाँ। तो हमारे पास में टोटल जो है लेंथ वो कितना बन गया 9। ओके सर, 10 सेंटीमीटर 10 में से एक निकल गया। हाँ बस और सब्ट्रैक्ट कर दिया जितना उसने शिफ्ट किया। समझा सर। चलो और करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर पैराक्सियल रेज नहीं है। भैया ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा पैराक्सियल रेज है। फिर चेंज हाँ? क्या होगा? क्या चीज? फिर चेंज क्या हो जाएगा सर? भाई उसके अंदर अपने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे। भाई जो हमने लिखा ना साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, हाँ सर। तो अपन उसको नहीं लगा पाएंगे।
ठीक है, जैसे चलो when rays are not paraxial, फिर हम करेंगे नॉर्मल स्नेल्स लॉ लगाएंगे, नो अप्रोक्सीमेशन। जैसे मतलब एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। सपोज ये हमारे पास कंटेनर है एक, यहां पे तुम बैठे हो, तुम्हारी आंखें एकदम अटकी हुई हैं भाई, हम तो यहाँ पे ही देखेंगे बस इस कॉर्नर को। सपोज एक होल बना हुआ है, सपोज कुछ ऐसा होल है कि तुम उस होल के अंदर ही अपने देख सकते हो ये, और तुम्हारी आंखें बस इसको देख सकती हैं। ये जो है ये सपोज हमको दिया हुआ है 2r, ठीक है। ये जो होल है इसकी हमको हाइट दी हुई है, इसको भी बोल दो 2r। एक कॉइन मैंने यहां रखा हुआ है, इसके कहते हैं सेंटर पे, हाई डिस्टेंस पे। तो पहली बात, क्या तुम उस कॉइन को अपने देख सकते हो? नहीं ना सर। नहीं देखेंगे, क्यों? हमारी आंखें तो इसी लाइन में देख सकती हैं, बस हमने पूरा बाइनोकुलर लगा रखा है जो हाँ कि सर। यहाँ पे देखेगा। अब तुमको उसको देखना है। अब हमने एक तो चीज फिर हम देखी ऐसा हुई है ना, करेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट हमारे नॉर्मल field of शिफ्ट। view में आ जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, मेरे को पता है कि अगर मैं इसके अंदर कोई लिक्विड को भर दूंगा, अगर किसी और मीडियम को, तो चीजें मुझे ऊपर उठती हुई दिखती हैं, राइट? हाँ तो सर। बताओ मैं कितनी हाइट तक एक लिक्विड को भर दूं? फाइंड हाइट ऑफ लिक्विड म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव म्यू, टू सी द कॉइन। हमें उसको देखना है, तो बताओ उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? करोगे? अब देखो यहाँ पे तुमको हाँ सर। नंबर्स नहीं दिए हुए हैं ना, और नंबर्स नहीं दिए हुए हैं तो आंसर इतना अच्छा नहीं आएगा। वेरिएबल में हमको क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए, तो वेरिएबल्स में करते हैं। तो देखो हमको ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब वो इस लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा ना। लाइट कहां से आ रही है उससे हमें मतलब नहीं होता है, हमें क्या लग रहा है कि लाइट कहां से आ रही है उससे हमें मतलब होता है। लाइट अगर घूम फिर के भी हमारी आंखों में आ रही है तो ठीक है ना, हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट सामने ही है। जब तुम कैमरा से फोटो लेते हो तो कैमरे का जो लेंस है वो तो कहीं और ही होता है ना, तुम तो अपने स्क्रीन में देख रहे होते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे? हमको नहीं पता कहां तक भरना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रे डायग्राम बनाना बहुत ही अच्छा सा, कम से कम उसके अंदर ये होनी चाहिए, लाइंस होनी चाहिए, और एंगल बहुत ही अच्छे से बनाने। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, राइट? ठीक है, ये है ना लाइन ऑफ साइट, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इसका एंगल कितना बन रहा है ये वाला? हाँ भाई 45। 45। भाई देखो हाइट भी 2r, ये भी 2r, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो लाइन है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बन रहा है, 45। कॉइन मेरा यहां रखा हुआ है एकदम सेंटर में, यहां रखा हुआ है कॉइन। तो क्या इसके अंदर मैं अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा दूं कि मैं इस कॉइन को यहां से उठा के यहां पे ले जाऊं? नहीं, क्योंकि नहीं सर, एंगल वो 45 डिग्री बन रहा है भाई। 45 डिग्री एंगल बहुत बड़ा होता है, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हो तुम। तो हमने क्या किया कि ठीक है, लाइट को मुझे उसी पाथ पे लेके जाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के लेके जाता हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लिक्विड को भर दिया। सपोज यहां तक लिक्विड को भर दिया हमने, यहां तक लिक्विड भर दिया। मतलब कि लाइट जो यहां से जाएगी उस आंख में जानी चाहिए। अब आंख में कैसे जाएगी?
ये देखो, ये जो लाइट है ये यहां से गई, ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, ये लाइन बन गई नॉर्मल, और ये बन गया एंगल ऑफ ये अपना रिफ्रैक्शन, राइट। अगर लाइट इस पाथ को फॉलो करे, यहां से जाए, और मुझे पता है कि बाहर जाने के बाद में अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो आ जाएगी, तो हमारा काम हो गया। हाँ भाई, हो गया ना? हाँ सर। यस सर। हो गया क्वेश्चन। अब ये जो हाइट है, इस हाइट को सपोज हमने बोल दिया h। फिर वापस समझाओगे? देखो, ये तो मेरा पॉइंट था जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x। पॉइंट x से जाने वाली लाइट अगर मेरी आंखों में आ गई तो मतलब हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया, राइट। तो देखो, पॉइंट x से जाने वाली लाइट पॉइंट y पे गई, पॉइंट y तक वो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा लिक्विड यहां तक फिल है। और पॉइंट y के ऊपर मेरा क्या हुआ ना, रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है, एंड लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज आउटर मीडियम इज रेयर। सो लाइट इस पाथ में चली जाएगी, इस वाले में देखो, रेड वाले में, और ये हमारी आंखों में आ गई, ये हमारी आंखें हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट मेरी आंखों में आ गई, मतलब मैंने उस ऑब्जेक्ट को देख लिया। वो एंगल हमको पता है 45 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये हमको पता है कि 45 डिग्री पे अटकी हुई है ये, तो ठीक है ना। तो मुझे एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन है वो तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, तो पहले वहां पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो सर वो कैसे 45 कैसे है वो नहीं समझ आ रहा है। 45, ये देखो ना, ये हाइट कितनी है, ये वाली, ये कितनी है 2r, ये कितना है नहीं बेस? सर, वो नीचे वाला 45 कैसे है? अरे नीचे ये वाला देखो ना, मतलब जो आपने रेड में लिखा है। नहीं ना 45 नहीं है वो तो आई है, वो तो ये है, ये हाँ सर, उसके ऊपर आपने जो 45 डिग्री लिखा है। अरे भाई, अगर ये वाला एंगल 45 है, ये लाइन नॉर्मल है, तो ऊपर वाला भी 45 ही होगा ना। हाँ सर। ज्योमेट्री भाई, ज्योमेट्री। तो देखो, तो पहले इस पॉइंट y के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। कैसे लगे? बाहर का म्यू कितना है 1, बाहर का एंगल कितना है 45 डिग्री, और अंदर का म्यू कितना है म्यू, और एंगल कितना है साइन आई। तो मेरे पास पहली इक्वेशन तो बन जाएगी म्यू साइन आई शुड बी इक्वल टू 1/√2, राइट, है ना। अब बस हमको साइन आई की वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि म्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, म्यू इज गिवन। अब देखो साइन आई कैसे आएगा भाई, सपोज ये हाइट मेरे पास में है h, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ये हाइट भी कितनी बन गई, ये कितनी है एच। h। ये अगर हाइट h है तो यहां से यहां तक की हाइट भी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस h, क्यों? हाँ सर। क्योंकि ये एंगल 45 है। 45 हो जाएगा। ओके, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया h माइनस है। h माइनस r, बस कहता हूं हो गया ट्राइंगल में। अब उस वाले छोटे वाले कहते हैं ट्राइंगल में देखो साइन आई क्या बन जाएगा, h h माइनस r माइनस r अपॉन रूट ऑफ रूट ऑफ h h माइनस r होल स्क्वायर। प्लस h स्क्वायर। बस इसको यहाँ पे अपने पुट कर दो, तुम्हारे पास में आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल में दिया हुआ था, इसलिए हमारा आंसर अच्छा सा नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमको सारे नंबर्स दे देंगे तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा। हमारा पर्पस है कि सारे वेरिएबल्स हमारे पास में नॉन होने चाहिए। अगर मैं इक्वेशन इसमें देखूं 1 में, आई नो म्यू, आई नो हाइट, नहीं आई नो आर, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? हाँ भाई,
कुछ तो रिएक्शन दो। यस हाँ सर। सर। हाँ नहीं। तो स्लैब वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, मतलब पैरेलल है ना, तुमको पता है कि हर पॉइंट पे जो तुम्हारा बना हुआ है नॉर्मल, वो तुमको पता है एकदम पूरा परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन एससीबी का है। सबके पास में एससीबी कहते है क्या? एससीबी के अंदर एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल। एससीबी पेज नंबर 402 पे उसमें दिया हुआ है कि ए प्लेन मिरर इज फिक्स एट ए हाइट h। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है d, ठीक है, और एक यहाँ पे रखा हुआ है प्लेन मिरर, इसकी हाइट यहां से दी हुई है बॉटम से h, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द बॉटम फॉर्म बाय द मिरर। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को, ये है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए। चलो करो। सर हम इसमें प्लेन मिरर को ऑब्जर्वर मान के नहीं कर सकते? हाँ, प्लेन मिरर को ऐसा ऑब्जर्वर मान के ये कर देंगे कन्वर्जन ऑफ मीडियम। हाँ यस, करो करो, आंसर बताओ। देखो जो घुमा फिरा के जो चीजें हैं वो वही हैं, हमको को कन्वर्जन करना है बस। लेकिन वो क्या होता है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में तुमको दे देते हैं। तो बताओ क्या आएगा? सर 2d1 mu plus 2h डिस्टेंस तो देखो फ्रॉम ग्राउंड। हमारा जो मिरर जो है वो रखा हुआ है एयर में, राइट? तो ये मेरा मिरर, तो पहले मैंने उसको अलग से बनाया, हमने इसके ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा दिया। ये बहुत अच्छा रहता है ऑब्जर्वर को बिठाना। वो क्या देखेगा? वो देखेगा ठीक है, यहां से यहां तक हाइट कितने है, ये कितना है h माइनस डी, किसमें? एयर। लेकिन ये तो तुम्हारे पास में d है, ये किसमें है? म्यू में है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? d अपॉन d by mu। अब किस में बन गया? एयर में। यहां रखा हुआ है, बस हमको पता है प्लेन मिरर क्या करता है, उतना ही अपने पीछे बना देता है। तो अगर मैं उसको बोल देता हूं x, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? h प्लस डी बाई म्यू प्लस, नहीं माइनस टी। अब यहाँ पे तुम्हारे ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, कि सपोज तुम्हारा मेरा एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, सपोज यहाँ पे सर मैं पोजीशन तो a से लेंगे ना, ग्राउंड से लेंगे ना, इसको इंटू 2 नहीं करेंगे हम? नहीं उसने वो मतलब कि स्पेसिफाई करते हैं। अगर तुमको स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है तो अपने इसी को लेते हैं ना, ओरिजिन लेते हैं, इसी को लेते हैं ओरिजिन। तो अनटिल अनलेस उसने स्पेसिफाई किया हुआ है हम यही लेते हैं। अगर वो बोल दे कि यहाँ पे सपोज एक ये है फिश है, ठीक है, अगर तुमको पार्ट 2 दे दूं कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय फिश, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमको ऑब्जर्वर किसको बनाना है? फिश को। हाँ, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा? एयर को मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। यस। अब देखो, अब कोई झंझट ही नहीं करना है भाई। अब हम कह देंगे नहीं, 1 by mu हो जाएगा। यस, अब हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर क्या है, हमको पूरे मीडियम को कन्वर्ट किस में करना है? पानी में, क्योंकि भाई हमारा जो पानी में फिश जो है वो पानी में है। तो ये जो चीज है ये कितनी है? डी, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हमारे पास में क्या था, h माइनस डी हो जाएगा, h माइनस डी एस तो उसमें माइनस म्यू डी, मल्टीप्लाई हो लेकिन जाएगा, म्यू मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तो दोनों को इसकी ऐड इमेज कहाँ तो बनेगी, दोनों उतनी ऐड हो ही जाएंगे सर। डी पीछे। प्लस तो हम बोलेंगे h minus d. डिस्टेंस ऑफ मतलब कि इमेज सीन बाय फिश विल बी ट्वाइस ऑफ डी प्लस म्यू एच माइनस डी। तो ये दो चीजें हैं, जब तुम्हारे ये क्वेश्चन आते हैं ना, वन और मोर देन वन करेक्ट, उसके अंदर आते हैं काफी। वो पूछेंगे कि बताओ डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय द मिरर, या फिर इस वाले ऑब्जर्वर का, उसके फ्रेम में क्या बनेगा। तो हमको सर सारे ऑप्शन, हाँ सर वो ट्वाइस कैसे? ट्वाइस बेटा ऐसे हुआ कि ये है ना फिश, ये यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। हाँ सर समझा। सर तो तो ऊपर ये भी मैं यही बोल रही थी ट्वाइस। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऊपर में हमको इसके फ्रेम में निकालना था, मिरर के फ्रेम में, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था ना भाई। कोई भी अपने ऑप्टिकल चीजें लेते हैं तो ओरिजिन हम कहाँ लेते हैं, मिरर पे लेते हैं ना। तो अगर यहाँ पे होता फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए एज सीन बाय ए, तो हम इंटरव्यू यस करते हैं। यस, अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है ना, तो फिर ओके हमको सर। करना पड़ेगा। ओके, ये किसी ने क्वेश्चन भेजा है एक मुझे, कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर फोकल पिन मूव वर्टिकली। कॉनकेव मिरर नहीं है, इसको अभी नहीं करेंगे, ये अपना आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस में, ठीक है भाई। क्योंकि अगर तुमने कर दिया, ये तुम्हारे पास मिरर है, इसके तुमने अंदर पानी भर दिया, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर दो बन गए। एक तो ये बन गया लेंस, और एक इसके साइड में रखा हुआ है मिरर। तो वो अभी हमने किया नहीं है ना, लेंस पे अपन आए नहीं है। तो एज हाँ सॉल्व करते हैं क्या चीज, अभी के लिए हम कितना सॉल्व कर सकते हैं इससे? अभी के लिए तुम जहां भी है कर्वेचर वाली सरफेस आ जाए ना लिक्विड की, उसको अभी मत करो, बस पैरेलल स्लैब। क्या लाइट ओके, इसको भी टोटल इंटरनल अपना रिफ्लेक्शन वो अपने अगली क्लास में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही करेंगे स्लैब में, ठीक है पार्थ। ये मुझे अगली क्लास में याद दिलाना, ये वाला क्वेश्चन तो सेकंड वाला। चलो ठीक है, बाय बाय। सर ग्रुप पे डाल दूंगा नोट्स दोनों में नोट्स, हाँ ग्रुप पे डाल दूंगा दोनों, ठीक है। ओके सर, बाय सर। सर पिछले Yes. क्लास का भी, पिछले क्लास का भी नोट। हाँ पिछली क्लास के भी डाल दूंगा।